देख रहे हैं आवाज अड्डा, मैं हूं तमन्ना। सरकार ने लगातार कहा कि नोटबंदी का सबसे बड़ा मकसद है काले धन को खत्म करना, इसलिए कैश में लेन देन को कम करने की तमाम कोशिशों की जा रही है। लेकिन काले धन का जो सबसे बड़ा स्रोत है चुनाव की फंडिंग, उसके लिए अब तक कुछ किया नहीं गया था। इस बार के बजट में वित्त मंत्री अरुण जेटली ने चुनाव आयोग की एक सिफारिश मानते हुए ऐलान किया कि अब से कोई भी राजनीतिक पार्टी 2000 रुपए से ज्यादा चंदा कैश में नहीं ले सकती। पहले यह सीमा 20,000 रुपए की थी। इसे एक बड़ा कदम जरूर कहा जा सकता है, लेकिन आज हम आवाज अड्डा में सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये काफी है? क्या अगर भारत की राजनीति में वाकई सफाई करनी है तो इस लिमिट को बदलने से काम चल जाएगा? क्या पार्टियां खुद इस पारदर्शिता के लिए तैयार है या वो फिर कोई तोड़ निकालेंगी? और सबसे बड़ा सवाल, जिस जनता से हर मोड़ पर पारदर्शिता की मांग की जा रही है, अपने आय और टैक्स का हिसाब मांगा जा रहा है, क्या उस जनता के नेताओं से भी यही उम्मीद नहीं करनी चाहिए? इन सवालों पर हमें आपकी राय भी जाननी है, इसलिए जरूर जुड़िए आज के हमारे पोल के साथ। हम पूछ रहे हैं कि क्या चुनावी चंदे पर सख्ती से काम बन जाएगा, ये कारगर होगी? आप हमें राय दे सकते हैं हमारे ट्विटर हैंडल पर, और एसएमएस के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 51818 पर आपको एसएमएस करना है। आइए अब आपको मिलाते हैं आज के हमारे पैनलिस्ट से। आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के प्रवक्ता जीवीएल नरसिम्हा राव, जनता दल यूनाइटेड के महासचिव केसी त्यागी से हम बात करेंगे, कांग्रेस की प्रवक्ता रंजीता रंजन आज की डिबेट में हमारा साथ देंगी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संजीव मिश्रा जुड़ेंगे, चुनाव सुधारों के लिए काम करने वाली संस्था एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी एडीआर के फाउंडर जगदीप चोकर हमारे साथ हैं, ब्लैक मनी और ब्लैक इकोनॉमी पर दशकों से काम करने वाले अर्थशास्त्री प्रोफेसर अरुण कुमार भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही है firstpost.com के राजनीतिक संपादक संजय सिंह। स्वागत है आप सबका। प्रोफेसर अरुण कुमार, आपने जितना काम किया है काले धन पर, क्या ये कहना गलत है कि इसका सबसे बड़ा सोर्स पॉलिटिकल फंडिंग से ही आता है, और क्या ये 2000 की जो सीमा लगाई गई है ये काफी है? मेरा मानना है कि जो हमारे इलेक्शन में एक्सपेंडिचर होता है वो 0.1% होता है जीडीपी का। इसलिए कोई ऐसा नहीं है कि जो ब्लैक फंडिंग होती है इलेक्शन की वो कोई बहुत ज्यादा है हमारे जीडीपी के कंपैरिजन में। लेकिन जो इलेक्शंस का महत्व है उसी समय एक तिगड़ी बनती है जो करप्ट पॉलिटिशियन, करप्ट बिजनेसमैन और करप्ट एग्जीक्यूटिव के बीच में जो ब्लैक इकोनॉमी को आगे करती है। तो अगर ये तिगड़ी टूट जाती है तो उसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, हालांकि फंडिंग इतना नहीं है। दूसरी बात ये आपने पूछी कि क्या ये 2000 रुपए तक का जो कैश का मामला है वो कुछ फायदा पहुंचाएगा, तो मेरा मानना है कि इलेक्शन फंडिंग दो तरह से होती है, एक जो पार्टीज का डिक्लेयर्ड अकाउंट होता है और एक जो पार्टीज का अनडिक्लेयर्ड अकाउंट होता है। तो जो ज्यादा फंडिंग आती है वो इलीगल एक्टिविटीज के लिए अनडिक्लेयर्ड अकाउंट से आती है। तो अगर समझिए कि 20,000 से अगर वो 2000 कर भी दिया तो ये तो उसी का ब्यौरा मिलेगा जो पार्टीज अपने आप डिक्लेयर करती हैं। हालांकि यहां पे फायदा ये होगा कि ज्यादा लोग मतलब से ट्रांसपेरेंटली यहां पे आएंगे, जो सामने नाम आएंगे। लेकिन 2000 की जगह उसको 0 भी किया जा सकता था कि सभी के नाम, आप चाहे 10 रुपए दें चाहे 50 रुपए दें, आपका सबका नाम वहां पे आना चाहिए। लेकिन जो असली समस्या है कि जो इलीगल फंडिंग है जो पार्टी के अकाउंट में नहीं आती है वो तो अभी भी नहीं आएगी, और वो बड़ा हिस्सा होता है पॉलिटिकल फंडिंग का। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, नियत अच्छी थी, लेकिन क्या ये बस एक तरह से दिखावा बन के रह गया है? कुछ कमेंटेटर इसे आई वॉश भी कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के लिए कहने के लिए बहुत बड़ी बात हो गई कि देखिए हमने इतना साहसी कदम उठाया है, लेकिन अगर सच में सफाई करनी थी तो बहुत कुछ और किया जा सकता था। तमन्ना जी, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिनिकल व्यू रखते हैं, तो कितना भी किया जाए उनको लगता है कुछ नहीं किया गया, बट लेकिन इससे कितनी परिवर्तन आएगा आगामी समय में, अगले साल 2 साल में आपको इसका आकलन करने के लिए समय मिलेगा। पहले ही 20,000 से 2,000 एक
एक झटक में करना ये कोई छोटी बात नहीं थी। तो जो 2000 के नीचे वाले जो डोनेशंस है वो कितने होंगे आगे समय में देखेंगे। ये बहुत ज्यादा होता है, उस पर भी किसी प्रकार की पाबंदी लगाई जा सकती है। बट लेकिन एक मैं सोचता हूं, एक नकारात्मक सोच भी मुझे कहीं ना कहीं झलक मिलता है, क्योंकि डेमोक्रेसी के लिए राजनीतिक दलों की फंक्शनिंग एक बहुत बड़ी एक जरूरी है। हम पूरी तरह एक्चुअली 2002-03 में ही इस प्रकार का प्रावधान किया गया, जो चेक से डोनेशन करते हैं पॉलिटिकल पार्टीज को उसका इनकम टैक्स के रायती मिलेंगे। तब भी कॉर्पोरेट सेक्टर ने आगे आकर के पैसा नहीं दिया है, तो इसलिए हमें इस प्रकार का कदम उठाना पड़ा है। और यदि इस प्रकार कॉर्पोरेट सेक्टर की फंडिंग हो, जो बड़े आमदनी वाले लोग हैं यदि पहले से चेक से डोनेशन दे दे तो पॉलिटिकल पार्टियां मना थोड़ी करती। तो इसलिए हमें लगता है तो एक पॉलिटिकल पार्टी को इसलिए आप इलेक्टोरल बॉन्ड ले आए हैं। वित्त मंत्री जी ने खुद अपने स्पीच में बताया कि उनको डर लगता है कि अगर इस साल फला पार्टी को हमने दिया चंदा और सबको पता चल गया और फिर दूसरी पार्टी जीत कर आ गई तो हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। ये तो सत्य है जीवीएल नरसिम्हा राव जी। नहीं, ये हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है। जो इलेक्टोरल बॉन्ड देने के बजाय कोई डायरेक्ट हमारे अकाउंट में चेक देगा तो हमें तो इससे ज्यादा पारदर्शिता क्या चाहिए। हमें तो अच्छा लगेगा, लेकिन देने वाला यदि नहीं देना चाहता है, हम केवल ऐसे पाबंदी करें बिना चेक का ट्रांजैक्शन नहीं दिया जा सकता है। यदि उसमें पूरा फंडिंग खत्म हो जाता है तो राजनीतिक दल चले कैसे? इसका समाधान बताइए। केसी त्यागी जी का व्यू लेते हैं, इसका जवाब चाहिए। केवल उनका स्टाइफल करने से डेमोक्रेसी में खतरे में पड़ सकती है। इसमें कोई सुधार को भूल जाइए, सारे राजनीतिक दल फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इनफैक्ट जगदीप चोकर जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। लेकिन केसी त्यागी जी के पास मैं ये सवाल ले जाऊंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है कि पार्टी चलाने के लिए पैसा लगता है, लेकिन क्या जो पैसा लगता है उसका हिसाब किताब जनता को नहीं पता चलना चाहिए? और कौन वो पैसा दे रहा है इसकी भी जानकारी जनता को नहीं होनी चाहिए? पहले मैं प्रोफेसर चोकर जी के द्वारा जो किए जा रहे प्रयास हैं और प्रोफेसर अरुण कुमार जी जो हमारे पुराने साथी हैं, काले धन की समाप्ति के लिए इन दोनों के द्वारा जो किए गए प्रयास है उसकी सराहना करना चाहता हूं। जीवीएल जी, मुझे आपके विचार सुन के तकलीफ हुई। मैं अपने शुरुआती दिनों में जनसंघ और समाजवादी पार्टी या लोकदल में काम करता रहा हूं। कई बार जनसंघ और हमारी पार्टियों को साथ काम करने का मौका मिला। 5, 10 और 25 रुपए की रसीदें हमारे हाथ में हुआ करती थी और जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरण सिंह, डॉक्टर लोहिया, अटल बिहारी वाजपेयी, इन सब लोगों की मीटिंगें अब से बड़ी मीटिंगें होती थी। अब जो किराए के हम लोग ढोके लाते हैं और बगैर कन्विक्शन के लाते हैं, वही क्राउड फिर अगले दिन दूसरी पार्टी में चला जाता है। मुझको याद है, मैं थोड़ा तमन्ना जी आधा मिनट ज्यादा लूंगा, 1975 में जयप्रकाश नारायण जी की मेरे शहर गाजियाबाद, जहां से मुझे लोकसभा में लड़ने का जीतने का मौका मिला है, मीटिंग हुई। 3 दिन तक हम रिक्शा पे अनाउंसमेंट करते रहे कि आज शाम को ठीक 5 बजे रामलीला मैदान में जयप्रकाश जी की मीटिंग होगी और शाम तक हमारे पास 10-12 हजार रुपए चंदे के आते थे और हम अनाउंस करते। तो जीवीएल जी, आप कह रहे हैं कि पार्टियां चलना मुश्किल हो जाएंगी। असल में जब तंत्र ज्यादा प्रभावी होता है और लोक कमजोर पड़ जाता है तब ऐसी स्थिति बनती है। 40-45 साल आपकी पार्टी ने, हमारी पार्टियों ने कांग्रेस पार्टी से लड़ करके कि चुनाव में ये ज्यादा खर्चा करते हैं, तब ऐसी स्थिति बनाई थी। मुझे तमन्ना जी 6 लोकसभा चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त है, इसलिए मैं उस अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं कि चोखर जी के प्रयासों में अब आज मैंने एक समाचार सुना है कि जिन लोगों ने पैसे जमा कराए हैं वो उनको नोटिस दिया गया है। और इसी में राजस्व सचिव का मुझे एक वक्तव्य पढ़ने को मिला है कि जो पॉलिटिकल पार्टी अपनी मर्जी के मुताबिक रकम पुराने नोटों में बैंक में जमा करवा सकते हैं उनसे कोई पूछताछ नहीं की जाएगी। चूंकि चोखर जी इसके जनक हैं, इसलिए मैं फिर उनका जिक्र करके कहना चाहता हूं, क्या पॉलिटिकल पार्टियों के लिए कोई और नियम होना चाहिए और आम जनता के लिए कोई और नियम होना चाहिए? बिल्कुल। इसी में एक चीज और ऐड करके हमें पुश किया जा रहा है कि छोटी से छोटी रकम तमन्ना जी आप कार्ड से देंगे,
आप एक सेकंड नहीं, मेरी अभी जीवीएल जी, मैं कंक्लूड कर रहा हूं मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री जी ने जो नोटबंदी वाला किया था, मेरी पार्टी के अध्यक्ष नीतीश कुमार और हम लोगों ने इस उम्मीद और आशा के साथ उसका समर्थन किया था कि एक दिन इसकी चोट चुनाव पर भी लगेगी। चूंकि मैं कई बार एमपी रह चुका हूं, अपने अनुभव के आधार बताता हूं कि अब राजनीतिक दलों के जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डिसीजन है मंत्रालय में, वो भी पूंजीपति तय करने लगे हैं जब से ये नई आर्थिक नीतियां चली हैं, खासतौर से तब से। और पार्टी को जो ज्यादा चंदा देगा, जिस प्रदेश से मैं आता हूं वहां बड़े भारी शराब माफिया हैं जो ऊंचे पैमाने पर, अब मैं किसी पार्टी का व्यक्ति का जिक्र करूंगा तो लंबी बहस हो जाएगी। और उसको 3-4 बड़े पॉइंट्स आपने उठाए हैं, 3-4 बड़े पॉइंट्स आपने उठाए। जी जीवीएल, एक क्विक रिस्पांस प्लीज, फिर हम बाकी पैनल पर चलते हैं। क्विक रिस्पांस। ओके, सी त्यागी जी ने जो बात कहे हैं, बहुत अच्छे बात कहे हैं, मुझे उनसे कोई इसको लेकर कोई नहीं करने। ऐसा कई नेता भी कर रहे हैं, दूसरे पार्टियों से भी अच्छे बात कह रहे हैं। तो लेकिन एक बड़ी शुरुआत सरकार ने किया है। हम समझते हैं ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक मूव है। यदि आपके पार्टी जेडीयू, यदि कांग्रेस पार्टी ये करके दिखाइए, 1 साल तक 2 साल तक हम एक पैसे हम चेक से ही लेंगे, सीधा अकाउंट में देंगे, सारे सार्वजनिक करेंगे। ये पहल तो आप करिए, इसके लिए सरकार को कोई आप पर थोपने की जरूरत नहीं है। आपकी पार्टी ने भी ऐसा कोई हमें पता है। क्या आप जो अच्छे बात कह रहे हैं तमन्ना जी, ये गलत है। अच्छे बात कहना और उसका कार्यवाहन नहीं करना, ये कहीं ना कहीं ये हिपोक्रेसी दिखाता है। मैं चाहता हूं अच्छे पार्टी त्यागी जी के मैं सम्मान करता हूं। वो जो कह रहे हैं ये बिल्कुल वो उस समय के नेता है, तो उन्होंने जो कहा मैं समझता हूं वो बहुत गंभीरता से कहा है। जो आपकी मांग है, अपील है, जो आपकी मांग है वो आप अपने पार्टी को कहिए जी, और सिर्फ इनकी पार्टी आप एक दो पार्टी को कहिए, आप करिए। आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं सब पर दबाव पड़ेगा। मैं चाहती हूँ प्लीज इसका कार्यवाहन करिए। नहीं, और सबको करना चाहिए, बीजेपी को भी करना चाहिए, समाजवादी पार्टी को भी करना चाहिए, हर पार्टी को करना चाहिए। हमने जो करना है सरकार के माध्यम से हमने किया है, इससे बेहतर आप करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है। तो हर एक पैसा आप सीधा अकाउंट में लीजिए। मैं आपको एक चैलेंज नहीं दे रहा हूँ, गलत मत समझिए। चूंकि मैं गलत मत समझिए, इसको मैं पॉजिटिव सजेशन के रूप में दे रहा हूँ। आप करिए तो सब पे ये दबाव पड़ेगा कल। जगदीप जोकर जी, इसमें कोई दो राय नहीं। रंजीता जी, मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन जगदीप जोकर जी आज इस विषय के, इलेक्टोरल फंडिंग के, इस देश के सबसे बड़े जानकार हैं, और आप कैसे देखते हैं इस कोशिश को? क्या यह भी कहना ठीक है कि कम से कम किसी ने शुरुआत तो की है? देखिए, एक ही पॉजिटिव बात इसमें है कि सरकार को और राजनीतिक वर्ग को इस बात के बारे में कुछ कहना पड़ा, कुछ सोचना पड़ा। उन्होंने ये माना कि ये प्रॉब्लम है, सिर्फ ये पॉजिटिव बात है। उसके अलावा जो इसकी डिटेल्स हैं, चाहे वो 20,000 से 2,000 करना हो, चाहे इलेक्टोरल बॉन्ड लगाना हो, मेरी सोच तो नकारात्मक है ही, मुझे पहले से मालूम है, लेकिन उसका कुछ असर नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं। आज के इंडियन एक्सप्रेस में वित्त मंत्री का एक इंटरव्यू है 22 नंबर पेज पे। उसमें इस इलेक्टोरल के बॉन्ड पे उन्होंने कहा है, दीज बॉन्ड्स विल बी बेयरर इन कैरेक्टर टू कीप द डोनर अनोनिमस। तो जब तक डोनर अनोनिमस रहेगा तो पारदर्शिता कहां से आएगी और राजनीतिक दलों के पास साफ पैसा कैसे आएगा? अरुण कुमार जी ने तो एक बहुत गहरी बात कही थी कि हम तो ये तू मैं कर रहे हैं, जो डिक्लेयर्ड पैसा है उस पे डिक्लेयर्ड पैसा तो शायद जितना पैसा इस्तेमाल हो रहा है, खर्च हो रहा है, उसका 10% भी बड़ी मुश्किल से हो, लेकिन उस 10% को भी दिखाने में इतनी दिक्कत है कि पूरे देश को कहा जा रहा है कि आप डिजिटल माध्यम से पैसा लीजिए दीजिए। प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेटीएम को इस्तेमाल कीजिए। हम रिक्शे वाले को, दुकानदार छोटे से छोटे को कह रहे हैं कि पेटीएम इस्तेमाल करो। तो राजनीतिक दलों को पेटीएम इस्तेमाल करने में क्या दिक्कत है? जी,
तो ये जो 2000 रुपए की क्या जरूरत है कैश में लेने की? पेटीएम की ये क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकते राजनीतिक दल? जब सारा देश डिजिटल इंडिया बन रहा है तो पॉलिटिकल पार्टियां डिजिटल नहीं हो सकती। तो पॉलिटिकल पार्टियों के लिए जो अलग प्रावधान किए जाते हैं ताकि वो एनोनिमस डोनर से डोनेशन ले सके, यही तो पूरे रोग की जड़ है। 70% आमदनी सारे राजनीतिक दलों की औसतन अननोन अज्ञात सोर्सेज से आती है जी। और अब कहा जा रहा है कि ये आरबीआई बॉन्ड जो बनेंगे, इलेक्टोरल बॉन्ड, ये भी डोनर को एनोनिमस रखेंगे और ऊपर से कहा जा रहा है कि ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं। ये दोनों बातें तो एक साथ लगती नहीं है। नहीं, और दूसरी बात ये है कि जो अलग अलग मापदंड का सवाल रिस्पॉन्स देना है। एक मिनट जीवीएल जी, एक कमेंट नहीं, गलत बोला गया, नहीं गलत बोला गया। मैं उसका मैं खंडन करना चाहता हूँ। गलत मतलब वो अपना व्यू बता रहे हैं सर। उनको नहीं गलत बोले हैं। पेटीएम को प्रमोट किया प्रधानमंत्री ने, कोई नहीं, कौन सा वक्तव्य है? आप एक निष्पक्ष व्याख्या करने वाले व्यक्ति इस प्रकार की प्रचार न करें किसी पॉलिटिकल पार्टी का, ये गलत व्याख्या न दे। मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज ऐसा मैंने प्रधानमंत्री का बयान अखबार में पढ़ा है। मैंने प्रधानमंत्री का बयान अखबार में पढ़ा है। आप उसको गलत बताते रहिए, उससे मुझ पे कोई असर नहीं पड़ने वाला। अच्छा एक मिनट, झूठ मत। जी हाँ, प्रधानमंत्री ने कहा है जी भीम आपके ख्याल में मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैं आपको अच्छा क्या फायदा होगा? आप डिटेल में जा रहे हैं, हम डिटेल में जा रहे हैं। पेटीएम हो या भीम हो या फला हो या ढिकाना, कोई भी नहीं, पेटीएम के बोल रहे हैं तो ये कोई आपकी कार्यकर्ता के रूप में बात कर रहे हैं यहाँ पर बैठ के। कोई कार्यकर्ता के रूप में बात मत करिए, गलत मत करिए। जीवीएल नरसिम्हा जी प्लीज। जगदीप चोकर ने निकाल दिए हैं। इस बात को देखते हुए रंजीता जी का मैं व्यू लेना चाहती हूँ। जीवीएल नरसिम्हा राव ने एक चैलेंज थ्रो किया है कि आपकी पार्टी, सारी पार्टियां ये करके दिखाए कि हम एक पैसा भी कैश में नहीं लेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी ये करने को तैयार है? देखिए प्लीज 2 मिनट मुझे दीजिएगा, सब बोल रहे थे। एक तो जो अभी किया है, राहुल जी ने कहा कि हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन इट्स जस्ट अ कॉस्मेटिक चेंज। ये कॉस्मेटिक चेंज है और ये हड़बड़ी में लिया हुआ फैसला है। हम सब पॉलिटिकल पार्टी, अब इसमें आप किसी पार्टी को नहीं लें, सब तंग है। जो भी इलेक्शन लड़ते हैं, जो ये ताम झाम से सब तंग है। मेरे ख्याल से इनको चुनाव आयोग से सलाह लेनी चाहिए थी। आप इलेक्टोरल रिफॉर्म की बात कर सकते थे, नेशनल फंडिंग की बात कर सकते थे, और चुनाव आयोग से अगर आप एक क्राइटेरिया क्रिएट करते तो निश्चित तौर से पार्टी के परसेंटेज के अकॉर्डिंग कि कौन सी स्टेट पार्टी होगी, कौन सी नेशनल पार्टी होगी, उसी के अनुसार नेशनल कॉर्पस भी हो सकता था। उस पर क्यों नहीं विचार किया गया? अभी आप पेटीएम के लिए नाराज हो रहे हैं। बिल्कुल, आप एक सब्जी वाले ठेले वालों को कहते हो कि भैया पेटीएम करो, तो 2000 को भी आपने कैश क्यों किया? आप उसको भी डिजिटल कर देते। लेकिन बात यहाँ ये है कि आज हमारे देश में सिर्फ 7% से भी कम लोग चेक को यूज करते हैं, 2.5% लोग कार्ड यूज करते हैं। तो क्या ये सिर्फ लोगों को, फिर जैसे डिमोनेटाइजेशन का डिसीजन लिया गया वैसे ही आपने सिर्फ दिखाने के लिए किया है? ये जस्ट आई वॉश है, बिल्कुल परफेक्ट वो यूज किया गया है कि एक कॉस्मेटिक चेंज है। अगर जेन्युइनली करना चाहते हैं तो आप 10-10 हेलीकॉप्टर लेके आ रहे हो। ये जो रंजीता जी अगर जेन्युइनली करना चाहते हैं तो चोर को खुद सोचना है कि चोरी ना करे। मैं ऐसे पार्टियों के संदर्भ में नहीं कह रही हूँ, जनरली कह रही हूँ। जो गलत कर रहे हैं वो खुद तय करे ना कि मुझे गलती नहीं करनी है। तमन्ना जी, आप एक बार चुनाव लड़ें, आपकी पार्टी लेती है। प्लीज मैं अभी किसी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, वो आप पोल ना खुलाएं। अभी 10 हेलीकॉप्टर लेके जिस तरह से बीजेपी कर रही है, मैं किसी का वो नहीं कर रही हूँ। अगर जेन्युइनली क्या हम 50 लेंगे, आपको क्या तकलीफ है? अरे प्लीज सुनिए, आपकी जैसा फॉरेन एसेट्स नहीं खरीदते हैं हम। नहीं, मैं नहीं कह रही कि बीजेपी सिर्फ खराब है। शायद सब पॉलिटिकल पार्टी को फंड चाहिए होता है, जो हमारा पॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है। लेकिन इस सिनेरियो को अगर चेंज करना है तो आनंद फानंद में डिसीजन नहीं लेना है। मेरी बात सुन रहे हैं? जी हम सुन रहे हैं। और 50 साल वेट करना चाहिए। आनंद फानंद में डिसीजन नहीं,
बिल्कुल इलेक्टोरल फोरम की बात होनी चाहिए, नेशनल कॉर्पस की बात होनी चाहिए, एज पर परसेंटेज ऑफ पार्टी वोट उस पर बात होनी चाहिए। और ये जो इलेक्शन का ताम झाम है, अब आप कह रहे हो कि जितना चेक पेमेंट होगा, मैं इसको कहती हूँ कोई गरीब आदमी लड़ ही नहीं पाएगा, फिर तो कॉर्पोरेट जगह भी चुनाव लड़ेगा। जो कॉर्पोरेट जगह तो इस पचड़े में फंसना चाहता ही नहीं है। अच्छा इस बीच मेरी बात सुनिए। अच्छा इस बीच 5,500 रुपए इकट्ठा हुए थे 2014 लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए, ये एक फिगर निकल कर आया है। ऑफ कोर्स इसकी कोई ऑफिशियल बैकिंग नहीं है क्योंकि कोई ऑफिशियल फिगर है ही नहीं, एक झूठा खबर है, ये एक एस्टिमेट है जीवीएल नरसिम्हा राव जी, और सच्ची खबर है। एक मिनट सर, झूठ और सच का सवाल ही नहीं है, क्योंकि जब तक कोई ऑफिशियल फिगर नहीं होगा तो हर फिगर या तो झूठ होगा या एस्टिमेट होगा, तो झूठ और सच का सवाल ही नहीं है। क्या हमें नहीं जानना चाहिए कि कितना खर्च हुआ? अच्छा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं और संजीव मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन कमीशन को सबमिट करते हैं सारे जो डिटेल्स, इलेक्शन में कितना खर्च होता है, एक एक पैसा का हिसाब देना होता है, दिए हैं हम। लेकिन वही तो सवाल है कि क्या वो हिसाब जो दिया है वो खर्च से मैच होता है? 87 करोड़ रुपए कैश में पकड़े गए 28 जनवरी को उत्तर प्रदेश में। संजीव मिश्रा जी, कितना खर्च हो रहा है इस चुनाव में, क्या हम सबको जानने का हक नहीं कि सच में कितना खर्च हो रहा है? देखिए तमन्ना, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका तो कम से कम दिया। मैं तो सोच रहा था कि ये आपस में ही खासतौर से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि हैं वही अपनी बात रखते जाएंगे। देखिए एक चीज बहुत साफ कह दूं, आप 2.5-3 साल की मोदी जी की सरकार विश्वास नहीं। अरे रुकिए, आप ज्ञानशील एकता दल वाले लोग हो, थोड़ा संयम से काम लीजिए। आप हर एक के बीच में बोलेंगे तो मैं बोलने नहीं दूंगा आपको चैनल आप अपनी बात रखिए ना संजीव मिश्रा जी, बिना व्यंग के अपनी नहीं, मैं बता दे रहा हूँ आपको, मैं देख रहा हूँ 25 मिनट से मैं देख रहा हूँ आप सबके चैनल में सबके बीच में बोल रहे हैं। अच्छा आप बोलिए अपनी बात पूरी कीजिए, फिर उसका मौका है, आप बोलिए बात पूरी कीजिए। देखिए एक चीज बहुत साफ कह दूं, 2.5-3 साल में मोदी जी ने विश्वास नहीं बना पाया, विश्वसनीयता की कमी है इस सरकार में। नोटबंदी होगा तो 50 बार ये चेंज करेंगे, हर दिन चेंज करेंगे। अरे मोदी जी, अगर आप 8 तारीख को कहते हो कि 500 और 1000 के नोट आज से चलन में बंद, तो 8 चलन में बंद कर दिए, और उसके बाद आपने ये भी कहा कि 1 जनवरी से 31 मार्च तक अगर किसी के पास रह जाए तो अंतिम मौका उसको होगा आरबीआई में जमा करने का। फिर आपने उसको क्यों बदल दिया? तो बहुत से चेंजेस ऐसे हैं जिस तरीके से इन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक चीज, 2000 रुपए की जहां तक बात है, राजनीतिक दलों को आपने 2000 रुपए का चंदा लेने की बात की, तो मैं तो कहता हूं क्यों? कल को तो आप बदल जाओगे तो मालूम है, लेकिन क्यों 2000? आप कैशलेस की बात कर रहे हो। आज कोई पॉलिटिकल पार्टी ऐसी नहीं जिसमें 5 रुपए से ज्यादा का एक साधारण सदस्य बनता हो। उसके बाद ये 2000 रखे क्यों? आप 8 तारीख को नोटबंदी कहोगे, 28 तारीख को कहोगे 50% जमा कर दो, 25% अभी ले जाओ और 25% 4 साल बाद ले लो। तो आप रोज जब ये बदल रहे हो, स्थितियां बदल रही है, माहौल बदल रहा है। राजनाथ जी का बयान देखिए जो पंजाब में आया है कि वोट भले ही मत दो, लेकिन जूते मत मारो या जूते मत फेंको। उत्तर प्रदेश में आपके प्रत्याशियों की स्थितियां क्या है आपको बेहतर मालूम, मुझे बताने की जरूरत नहीं। आपने जो 2014 में आपके विज्ञापन से हाई महंगाई, डायन महंगाई और मार डाला, आज उत्तर प्रदेश में जाओगे आप वोट मांगने तो निश्चित रूप से जनता आपसे पूछेगी। संजीव मिश्रा जी, क्या आपकी पार्टी की मांग है कि आप 1 रुपए का भी हिसाब लेना चाहिए सबको? बहुत बढ़िया मांगे, क्या आप शुरुआत करेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मेरी तो डिमांड है, और ये पूरे देश में इस तरीके की परंपरा होनी चाहिए। डिमांड नहीं, आप अपनी पार्टी 2000 रुपए के मामले में आदमी कहेगा 1 लाख लोगों ने, 2 लाख लोगों ने, 10 लाख लोगों ने किया। बहुत साफ सी बात है। मैं तो कहता हूं कि इसमें एक चुनाव आयोग को भी एक सिस्टम बनाना चाहिए। और एक चीज और कहूंगा, आप अपना करिए ना, चुनाव आयोग फंडिंग हो रही है, फंडिंग क्लियर हो। और दूसरी चीज ये है, जो लोग दल बदल करते हैं, चुनाव आयोग को चाहिए कि जो लोग दल बदल करते हैं कम से कम 1 साल तक उनको चुनाव लड़ने पर भी बनना चाहिए। तमन्ना जी, नहीं, एक मिनट, लेट्स स्पीक टू एवरीवन। जीवीएल, एक सेकंड। संजय सिंह जी, मैंने हर नेता से पूछा कि क्या आप करेंगे, और सबका जवाब है कि एक सिस्टम बनना चाहिए। अब अगर मुझे कोई पूछे एज एन ऑनेस्ट टैक्स पेयर कि क्या आप सच में अपना इनकम डिक्लेयर करेंगे, तो मुझ पर दायित्व है कि मैं अपना इनकम डिक्लेयर करूं।
फिर मैं रुकूं कि कोई मुझे पकड़ेगा। ये पहले से टैक्स एग्जेम्प्ट है और फिर कह रहे कि कोई और नियम बनाए। क्यों नहीं आज हर पार्टी कहे कि हम 1 रुपए भी कैश में नहीं लेंगे। नहीं, वो काफी अच्छा चीज है। तमन्ना देखिए, मुझे लगता है कि जब हम ये डिस्कशन कर रहे थे तो चोकर साहब की संस्था जो है, और काफी सराहनीय काम किया है उन लोगों ने, उन्होंने जो कुछ समय पहले जो सारे डेटा रिलीज किए थे, अगर उसको लेकर के सारे पॉलिटिकल पार्टी से बात करते तो वो काफी अच्छा होता। जिसके मुताबिक मतलब वो कह रहे हैं कि 10 वर्षों में कांग्रेस के पास 83% सारा डेटा हमारे पास है। वो चंदे जो हाँ, वो 3000 कोई 3200 करोड़ का वो चंदा है। बीजेपी के पास जो गए उसमें वो 65% चंदा जो है वो अज्ञात स्रोत से आया है। बीएसपी का 100% और बसपा रीजनल पार्टीज में नंबर 1 पार्टी है जिसका चंदा अज्ञात स्रोतों से आता है। रही एक बात। दूसरी बात ये है कि मैं मतलब थोड़ा आशावादी व्यक्ति हूं। अगर ये पहल हुई है तो पहले तो इस पहल को हमें वेलकम करना चाहिए कि फाइनली कम से कम चलिए, पिछला जो हुआ था 2003 में हुआ था 20,000 का भी, वहां से यहां आते आते 14 साल लग गए। अगर इस पैटर्न को देखेंगे तो आगे काफी पेसिमिज्म दिखेगा। लेकिन एक चीज जो चोकर साहब ने कहा कि कम से कम इतना तो प्रेशर आया। देखिए, वो जो प्रेशर है वो हर दिन बिल्ड हो रहा है। तमन्ना, कम से कम डीमोनेटाइजेशन के बाद ये सवाल हम और आप कई बार डिस्कस कर चुके हैं, हर नुक्कड़ हर मुहल्ले पे। और कम से कम जिस दिन का वो केसी त्यागी जी जो स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे थे, वो मतलब नवंबर के उस समय में आया था जिसमें 5,000 रुपए को लेकर के जो सरकार का एक अजीब सा विचित्र सा आ गया था। उस दिन वो डिबेट में काफी प्रोमिनेंटली आया था कि हम अगर 5,000 भी दें तो हम हिसाब दें, और वो अगर 50 करोड़ भी दें तो हिसाब में ना दें। और फिर बीएसपी के वो पैसे रखने की बात आई थी जिसमें मतलब वो जो एक लीक आया था। ये इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और ये पब्लिक माइंड को हर तरफ से एजिटेट कर रहा है। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में कहा कि वो चेक से या डिजिटल पेमेंट से करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और सारे के सारे पेमेंट जो है जितना यथाशक्ति हो, मतलब 2000 को शायद वो नहीं चलाते, लेकिन सरकार को एक लबाई मिल गया कि इलेक्शन कमीशन ने 2000 की बात कही थी और इलेक्शन कमीशन एक मतलब संवैधानिक संस्था है, उसको उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। चलिए, अब काफी अच्छा किया, मतलब यहाँ कम से कम हुई है। देखिए, इसमें काला धन रुकता नहीं है। अकाउंटिंग का प्रोसेस जो है हर पॉलिटिकल पार्टी का वो बढ़ जाता है। 20,000 बताने के लिए अब आपको 10 लोगों के नाम लिखने होंगे या 10 कूपन और एक्स्ट्रा काटने होंगे। लेकिन यहां से आगे क्या, क्योंकि ये प्रक्रिया अगर मान लीजिए कि इस प्रावधान के तहत अगला जब आता है, चोकर साहब की संस्था अगर या कोई और संस्था ये निकालती है, संजय सिंह पहले जो डोनेशन कौन सी बात चुपती है कि कहते कुछ है और करते कुछ और है। इसका मैं उदाहरण देती हूँ और फिर अरुण कुमार जी, प्रोफेसर अरुण कुमार जी के पास मैं सवाल ले जाती हूँ। जैसे कि जो कैश विड्रॉल की लिमिट रही, कुछ दिन पहले चुनाव आयोग ने आरबीआई को चिट्ठी लिखी कि जो अब चुनाव आ रहे हैं उसके लिए जो कैंडिडेट हैं उनके लिए आप कैश लिमिट हटा दीजिए। काफी तू मैं हुई, उन्होंने कहा कि 2 लाख रुपए कर दीजिए। उसके बाद ये फैसला आया कि करंट अकाउंट में हमने लिमिट हटा दी है। चुनाव आयोग ने सारे उम्मीदवारों को कहा कि करंट अकाउंट आप खोल दीजिए। प्रोफेसर अरुण कुमार, क्या एग्जाम्पल लेते हुए, सेट करते हुए कोई एक पार्टी खड़ी होती कि इस सारे चुनाव में हम अपना सारा खर्च डिजिटली करेंगे? तब भी वो गए ना मांगने के लिए कि हमको कैश से ही खर्चा करना है। तमन्ना जी हाँ, आपकी बात सही है कि ये पार्टीज तो देखिए इनका जो खर्चा है अक्सर बहुत सारा इलीगल एक्टिविटीज में होता है। तो जैसे कि त्यागी जी ने पहले ही कहा था कि जो डेमोक्रेसी की वीकनेस है हमारे यहाँ वो नजर आती है, और उसी वजह से जो इलीगल एक्टिविटीज वगैरह चलती हैं इलेक्शन के दौरान, जिसके लिए इलीगल फंड्स की जरूरत पड़ती है। अगर हमारी डेमोक्रेसी स्ट्रांग होगी तो ये सारी चीजें अपने आप कंट्रोल में आएंगी। जब तक डेमोक्रेसी स्ट्रांग नहीं होती है तो आप ये देखिएगा कि ये इस तरह की जो चीजें हैं वो बदलती रहेंगी। और एडीआर ने तो इसमें बहुत अच्छा काम किया है। उन्होंने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं कि किस तरह से ये चीजें कंट्रोल में आ सकती हैं, जैसे कि पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी की बात है, पार्टीज की अकाउंटेबिलिटी की बात है, इनर पार्टी डेमोक्रेसी की बात है। ये सारी चीजें जो हैं इन पे जो बहस होनी चाहिए। और मेरा मानना है ये बजट के बाहर भी बहस चलनी चाहिए, बजट से लिंक करके नहीं, क्योंकि ये बहुत सारी चीजें बजट से कोई ताल्लुक नहीं रखती हैं कि कितना खर्च होगा, कितना ये होगा। तो ये जो बहस है ये शुरुआत हुई है और ये आगे चलनी चाहिए। नहीं, अब सवाल है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। जगदीप चोकर ने बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल उठाया और उस पर सारे जो पार्टियां हैं उनका मैं व्यू जानना चाहती हूं। केसी त्यागी जी, आपसे शुरू करूंगी और फिर जीवीएल आप इसमें जवाब दें। ये जो पर्दा दे रखा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स
लाने का जो तर्क है वो ये है कि बहुत सारे जो बड़े डोनर्स हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट्स हो या जो भी हो, वो बताना नहीं चाहते कि वो किस पार्टी को कितना दे रहे हैं, क्योंकि उनको डर है कि अगर हमने एक्स पार्टी को ज्यादा पैसे दिए तो वाई पार्टी हमसे बदला लेगी जैसे उन्हें मौका मिले। और ये डर इसलिए भी शायद है क्योंकि ये वो भुगत चुके हैं। क्या उनको आज ये कवच देना सही है? देखिए तमन्ना जी, पहले तो मैं जीवीएल जी आपसे बहुत नम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप विद्वान आदमी हैं, आप अपने अतीत पे अफसोस क्यों जाहिर करते हो? अगर हम अटल बिहारी वाजपेयी जी की, अडवाणी जी की, कुशाभाऊ ठाकरे जी के जमाने में बहुत सादगी से चुनाव लड़े जाते थे, मैं उनकी प्रशंसा कर रहा हूं, आपको वो भी अप्रिय लग रहा है, ये तो अच्छी बात नहीं ना। और आप सबको बीच में डिस्टर्ब करते हो। आप तो विद्वान आदमी भी, आपकी बैकग्राउंड जो है वो हमसे अच्छी, हम तो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, कई तरह की गलतियां करते हैं, आपसे हम उम्मीद नहीं करते। मैं अब ये कहना चाहता हूं कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो लिए गए इनिशिएटिव हैं, मैं और मेरी पार्टी उसका समर्थन करते हैं। हमने नोटबंदी का समर्थन भी इसलिए किया था, कई लोगों की नाराजगी के बावजूद भी ये काले धन की व्यवस्था को समाप्त करेगी। और मैं चोखर जी से भी, अरुण कुमार जी दोनों से सहमत हूं, और संजय जी से भी, कि इसकी सबसे बड़ी जड़ है चुनाव के अंदर राजनीतिक दलों को आने वाला ये काला धन, और इससे नीतियां भी प्रभावित होती है। मैं एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट के नाते और एक पार्लियामेंटेरियन होने के नाते आपके चैनल पे कहना चाहता हूं कि अब पॉलिटिकल पार्टी चंदा नहीं देती है तमन्ना जी, वो पॉलिटिकल सिस्टम में इन्वेस्ट कर रही हैं, उनके हिसाब से नीतियां बने। ये कोई काले धन की निकासी खाने का मामला नहीं है। जो जनता के पक्ष में, जो प्रो पीपल, जो प्रोलिटेरियत, जो जनसाधारण के लिए नीतियां बननी चाहिए थी, उन नीतियों पर धन कुबेरों का कब्जा हो गया। तो चूंकि मैं किसानों की पार्टी से रहा हूं और मैं बहुत फख्र के साथ कहता हूं, एक सेकंड, 1984 में मैंने पहला चुनाव लड़ा, मैं चौधरी चरण सिंह के लोक दल से था। मुझको दिन में 5-5, 6-6 बार जो सिक्के थे उनसे तोला जाता था। लगभग उस जमाने में मेरा वजन भी कम था, पॉलिटिकल भी और वैसा भी, इसलिए मैं 10,000 रुपये भी मेरा काम होता था, और 50,000 रुपये मुझको रोज मिलते थे। वो चौधरी चरण सिंह की मृत्यु क्या हुई कि या थोड़ा सा फिर वीपी सिंह जी के टाइम पे हुआ। अब तो धन कुबेरों की पार्टियां बन गई हैं, इसमें किसी को नहीं बुरा मानना चाहिए। और इतना मैं आपसे जरूर कहना चाहता हूं जीवीएल जी, मेरी पार्टी का नाम नहीं है इस रिपोर्ट में जिनको अनअकाउंटेड, अनआइडेंटिड सोर्सेज से पैसा मिला है। सबसे पहली आपकी पार्टी है जिसको 750 करोड़ रुपए मिले हैं, जिसमें 70% ज्यादा अनआइडेंटिड, इक्वली बैड इज कांग्रेस आल्सो। यस, आई एग्री विद यू। अब प्रधानमंत्री जो कह रहे हैं, मैं चाहता हूं उसको आगे बढ़ाया जाए। मैं प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं कर रहा हूं इस विषय पे, आप जो बीच में डिस्टर्ब करते हो, मैं आपसे कह रहा हूं अब जो करना ये चाहिए, जो अपने चोखर जी ने और अरुण जी ने कहा है, अब सारा कैशलेस करना चाहते हो, उसका सबसे बड़ा इम्तिहान है। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, प्रधानमंत्री उसकी पार्टी के सबसे बड़े नेता हैं, उन्होंने जो इनिशिएटिव शुरू किए हैं, अब उन इनिशिएटिव पे काम होना चाहिए। अब पीछे मुड़ के मत देखो, अब आगे जाओ, एक पैसे का हिसाब दो। जीवीएल नरसिम्हा राव, जो मैंने सबसे पूछा, मैंने रंजीता रंजन से भी पूछा, मैंने संजीव मिश्रा से भी पूछा, क्या आपकी पार्टी शुरुआत करेगी कि हम एक पैसा भी कैश में नहीं लेंगे? यही चाहता हूं तमन्ना जी, हम ऐसे कोई नहीं, तमन्ना जी हम ऐसा कोई झूठा दावा नहीं करना चाहते हैं जो हमें खुद नहीं लगता हो आज के दिन में पूरी तरह पॉसिबल है। हम जरूर इसके तरफ ध्यान देंगे, बिल्कुल देंगे, बट लेकिन मैं कोई झूठा दावा नहीं करना चाहता हूं, पहली बार। दूसरी बार, मैं एसपी त्यागी जी, मैं आपका सम्मान करता हूं, आपने जो भी कहा 80 दशक का, 90 दशक का, आपने अच्छा याद किया, बट लेकिन मेरा एक सुझाव आपसे ये था, मेरा एक आग्रह था कि यदि आपके पार्टी भी इसको इंप्लीमेंट करके दिखाएं, मैं एक पॉजिटिव तरीके में कह रहा हूं, मैं आपको कोई चैलेंज नहीं दे रहा हूं, तो इसको जो भी पार्टियां इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ये करके दिखाएं। तो समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस ऐसे झूठे आरोप लगाए तो मैं समझता हूं जो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचारियां पार्टी हैं, जिनका सारा काला धन है, तो इसलिए वो खोखले दिखते हैं ऐसे दावे। तो जरूर आपकी पार्टी यदि इस पे एग्जाम्पल सेट करना चाहती है तो अच्छा असर होगा। और जहां तक काले धन का सवाल है तमन्ना जी, ये बात को क्यों रियलाइज नहीं किया जा रहा है
क्योंकि जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम था पहले, काले धन को राजनीति में आना, ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जो पैसा आएगा वो काला धन नहीं होगा, क्योंकि आरबीआई से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदना। सुन लीजिए प्लीज, नहीं, आप मुझे मत रोकिए, आप मुझे मत रोकिए प्लीज, नो, कंप्लीट करने दीजिए पहले प्लीज, नो प्लीज। तो पहले सबसे बड़ी समस्या ये थी, काले धन राजनीति में आ रहा था, वो सिलसिला बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये इलेक्टोरल बॉन्ड से 2000 से नीचे जो कैश आएगा, ओके, अगर आपकी इजाजत हो, इलेक्टोरल बॉन्ड कैश से नहीं खरीदा जा सकता है। इलेक्टोरल बॉन्ड, अगर आपकी इजाजत हो जीवीएल नरसिम्हा राव जी, तो मैं वो पॉइंट रखूं, इलेक्टोरल बॉन्ड चेक से खरीदेंगे, लेकिन वो कौन खरीद रहा है और किसको दे रहा है, ये जानने का हक इस जनता को है या नहीं? क्यों पर्दा दे दिया है? कौन खरीद, क्यों पर्दा दे दिया है? मैं उसका ही सब, ये जो सवाल है इसका आप जवाब क्या दे पाएंगे? रंजीता रंजन मैंने कहा, आपने सुना नहीं है। रंजीता रंजन को अपना पॉइंट रखिए। रंजीता रंजन, उसमें तमन्ना, उस बॉन्ड में कोई सीरियल नंबर होगा जो पॉलिटिकल पार्टी जब चंदे का हिसाब देंगी तो आरबीआई के पास देना होगा। एग्जैक्टली, ये उसका दूसरा भाग है। इसकी जानकारी आरबीआई के पास होगी, इसकी जानकारी निर्धारित बैंकों के पास होगी। अगर वो सरकारी बैंक है तो पॉसिबिलिटी है कि किसी एक पार्टी के पास वो जानकारी आ पाएगी, लेकिन आम जनता के पास नहीं। रंजीता रंजन जी, देखिए, मैं सबकी बात सुन रही थी तो बोलने ही नहीं दे रहा है। ये जिस तरह से आप तानाशाही से बोल रहे हैं यही सही है, ये गलत है। मैं त्यागी जी का बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं जरूर पूछूंगी उनसे कि आप पुरानी बातें कर रहे हैं, बिल्कुल हम लोग भी उससे एग्री है, लेकिन करंट सिचुएशन को हैंडल करने के लिए अभी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, तमन्ना जी आप बार बार कह रहे थे कि कोई पार्टी ये करेगी, बार बार त्यागी जी जदयू के नेता है, वो रीजनल पार्टी है, प्लीज रीजनल पार्टी है, अभी बहुत छोटी पार्टी है, तो बिल्कुल नेचुरली आपका फंड भी छोटा होगा। तो बहुत इजीली आप कह सकते हो कि कांग्रेस और बीजेपी करप्ट है, हम कम करप्ट है। मैं सिर्फ ये बोल रही हूँ कि नेशनल कॉर्पस की जो बात है यहाँ पे, प्लीज सुनिए, प्लीज, प्रोफेसर अरुण जी भी बैठे हैं, नेशनल फंडिंग की बात और एक वोट परसेंटेज के अकॉर्डिंग चुनाव आयोग से सजेशन लेने में, क्राइटेरिया तय करने में, और आज की तारीख में आप तमन्ना जी बोलेंगे कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी साधु बन के गए, दैट इज नॉट पॉसिबल। हमें ऐसे कड़े कानून लाने पड़ेंगे जिसको हम सब पार्टीज को मानना पड़े। तो इस पे प्रोफेसर अरुण जी से मैं जरूर चाहूंगी कि नेशनल कॉर्पस के बारे में उनकी क्या राय है। क्या नेशनल कॉर्पस पे हम आते हैं, नेशनल कॉर्पस पर हम आते हैं, लेकिन आपने रीजनल पार्टीज की बात की और आपके दो अलायंस पार्टनर्स इस पैनल पर अभी बैठे हैं, एक बिहार में और एक उत्तर प्रदेश में, जिनको आप कह रहे हैं रीजनल पार्टीज। संजीव मिश्रा जी, क्या आज की जो असलियत है, राजनीतिक असलियत, ये नहीं है कि रीजनल पार्टीज का कुछ हिस्सों में ज्यादा दबदबा है? कांग्रेस जैसी नेशनल पार्टी आज अपना अस्तित्व रीजनल पार्टीज में साथ लेकर ढूंढ रही है। दैट इज नॉट। देखिए तमन्ना, मैं आपकी बात से सहमत हूं। देखिए, एक चीज बहुत साफ है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है तो वहां राष्ट्रीय पार्टियों का महत्व ज्यादा हो जाता है। उसी तरीके से जब प्रदेश का चुनाव होता है तो राज्य के चुनाव में क्षेत्रीय पार्टियों का महत्व भी ज्यादा हो जाता है। ये पिछले, मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में तो कम से कम 20, 25, 30 साल से मैं खुद ही देख रहा हूं। जहां पर मुद्दे की बात आती है तो एक चीज मैं कह दूं, हाँ, हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि को मेरी बात न समझ में आए, लेकिन बाकी लोगों को जरूर समझ में आएगी। अब मोदी जी की हालत ये है कि वो जूते में दाल बांटने का काम कर रहे हैं। एक बड़ी कहावत है, जूता फिट कर दिया, मैं समझता हूं राजनाथ जी ने अपने बयान में, और दाल मैं कह दे रहा हूं कि ये दाल भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार के ताबूत में दाल चावल का बात मत कहिए, विषय तो जो दाल महंगी हुई, जो महंगाई महंगी हुई,
अरे रुकिए, आप फिर वही शुरू हो गए। का कोई ज्ञान नहीं है। आप फिर वहीं शुरू हो गए। देखिए एक बात बता दें आपको, आइएगा जीवीएल जी, आप आइएगा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए वोट मांगने। जैसे सब अपनी राय रख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में वोट जरूर मांगने आइएगा जीवीएल जी। लेकिन 2 4 जगह जरा घूमिएगा तो पता चलेगा आपको कि आपकी स्थितियाँ क्या राजीव मिश्रा जी, आज हम किसी एक चुनाव, किसी एक पार्टी की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम हर पार्टी की बात कर रहे हैं। हमारे नेता तो घूम रहे हैं और हर पार्टी के आइए जीवीएल जी, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ 11 तारीख को जब अखिलेश जी फिर से शपथ लेंगे, 13 तारीख को शपथ लेंगे तब आइएगा। नहीं, अच्छा वो आ जाएंगे नहीं आएंगे, क्या ये मेरा सवाल है सर? संजीव मिश्रा जी, क्या आप गंभीरता से कम मेरा सवाल का जवाब देंगे? अरे पहले जीवीएल जी को रोकिए। नहीं, मुझे ये लग रहा है मैं तीसरी बार आपके पास आ रही हूँ जरूरी हो जाता है ना, क्योंकि ये ज्यादा हर जगह से ले ही नहीं रहे हैं। क्या आप जनता के गुस्से को गंभीरता से समझ रहे हैं? आप सवाल पूछिए तो। आप अगर सुनेंगे मेरा सवाल तो आप उसका जवाब देंगे कि क्या जो इलेक्टोरल फंड की बात कर रही है रंजीता जी, जिसमें ज्यादा अहमियत एक सेंट्रल पार्टी को मिलेगी, वोट शेयर के हिसाब से होगा, क्या वो रीजनल पार्टीज के लिए फेयर होगा? क्या आप लोग या आप जैसी पार्टी उसको एक्सेप्ट करेंगी? देखिए एक चीज बहुत साफ है कि हम तो बिल्कुल क्लियर चीज चाहते हैं, और समाजवादी पार्टी का तो ये एक सिद्धांत भी है कि बिल्कुल पाक और साफ रहना चाहिए। ये लोग कहें, जो लोग आरोप लगा रहे हैं किसी पार्टी पर कि उनके पास बड़ा काला धन है, अरे काला धन है देश में, सरकार सारी एजेंसियां आपके पास उठा के बंद करते, लेकिन खाली आरोप लगाने से लोगों को भ्रमित करने सारी पार्टियां, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे लगता है इससे काम नहीं चलेगा। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद असली टेस्ट, अगर इतनी पाक साफ है सारी पार्टियां तो 2 शर्तें मान लें। आरटीआई एक्ट में अपने आप को शामिल कर दें, जहां हर जानकारी कोई भी सिटीजन इस देश का पूछ सकता है, और दूसरे अपने बही खाते खोल दें कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी उनके खाते को देखे। अगर हम पूछते हैं हमारी पार्टियों से जो इतने पाक साफ है कि क्या वो इन शर्तों को मानेंगे? पॉलिटिक्स कब होगी कैशलेस, ये सवाल आज हम उठा रहे हैं आवाज अड्डा में। इस साल के बजट में जो चंदा इकट्ठा करती है पार्टी, वो कैश में इकट्ठा करने की सीमा 20,000 रुपए से 2,000 रुपए कर दी गई है। इससे ज्यादा जो पैसा आएगा उसे चेक या फिर किसी डिजिटल तरीके से देना होगा, जिससे पता चलेगा कि कौन पैसे दे रहा है। क्या ये स्टेप कारगर रहेगा पॉलिटिक्स में सफाई लाने के लिए? ये हम आज आपसे पूछ रहे हैं। आपके लगातार हमें कमेंट्स भी मिल रहे हैं ट्विटर में। एक बढ़िया सा सवाल आया कि इतने सारे पैसों की जरूरत ही क्यों है पार्टियों को, और उस पर मैं आना चाहती हूँ जगदीप चोकर जी के पास कि क्यों इतना ज्यादा फंडिंग अब जरूरी हो गया है एक इलेक्शन जीतने के लिए। और अगर इस मापदंड को अपनाया जाए, जो सवाल रंजीता जी भी पूछना चाह रही थी कि वोट शेयर के अनुसार फंड दिया जाए हर पार्टी को, या ऐसा कोई मापदंड रखा जाए, क्या ये फेयर होगा? क्या इससे ये तय नहीं होगा कि जो पार्टी पावर में है उसे एडवांटेज मिल जाए, या जो पार्टी जीत चुकी है उसे एडवांटेज मिलता रहे? परसेंटेज के अकॉर्डिंग जी, दैट इज परसेंटेज ऑफ वोट, इट्स नॉट अ पार्टी। और अगर मुझे बोलने की इजाजत हो तो मैं बोलूं। बिल्कुल तमन्ना, अगर मुझे बोलने की इजाजत हो तो बिल्कुल बोलिए सर, आपको सुनना चाह रहे हैं हम। तो पहली बात तो ये आपने पूछा कि इतने खर्चे की क्या जरूरत है। इसका मैं आपको सिंपल सा जवाब दे देता हूं, क्योंकि पार्टियों में आंतरिक लोकतंत्र या इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं है। जो टिकट लोगों को दिए जाते हैं वो हाई कमांड या पार्टी सुप्रीमो की मर्जी से दिए जाते हैं। कि वहां कौन कहां से खड़ा होना चाहिए, इसमें पार्टी की जो मेंबरशिप है उसके कोई दखल नहीं है। इसलिए जब अनजान लोगों को टिकट मिलते हैं तो उनको ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। इसके बारे में मैं उदाहरण दूंगा तो बहुत लोग नाराज हो जाएंगे, इसलिए मैं उदाहरण नहीं दे रहा हूं। दूसरी बात यह है कि जहां तक ये सवाल है कि उनको फंड दिया जाए, ये फंड देने की बात बहुत बरसों से चल रही है। त्यागी जी ने भी इसका जिक्र किया था, उनको सारी कहानी मालूम है। लेकिन फंड देने में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि कितना फंड दिया जाए, उसके लिए बजट का प्रावधान करना पड़ेगा। उसके लिए ये जानना जरूरी है
कि कितना खर्चा होता है, ये इलेक्शन कमीशन को ये लोग खर्चे का ब्यौरा जरूर दिया जाता है हर इलेक्शन के बाद। लेकिन हमने 2009 के लोकसभा इलेक्शन में 6,753 उम्मीदवारों के स्वोर्न एफिडेविट शपथ पत्र के लेके एनालाइज किया था। सिर्फ 4 ने कहा था कि लिमिट से ज्यादा उन्होंने खर्चा किया, 30 ने कहा कि लिमिट का 90% खर्चा किया। तो 6,753 में से 6,719 ने कहा कि उन्होंने लिमिट से आधा खर्चा किया। तो खर्चे के एफिडेविट में सरासर झूठ बोला जाता है 99% उम्मीदवारों के द्वारा। इसीलिए अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक बयान में कहा था कि हर राजनीतिज्ञ अपना संसदीय जीवन एक झूठ के साथ शुरू करता है। ये सब रिकॉर्ड में है। तो जब तक ये नहीं पता लगेगा कि कितना खर्चा हो रहा है, उसमें कितना फंड दिया जाए, ये कैसे पता लगेगा? ये जनता का पैसा है, कोई अथाह समुद्र तो नहीं है। और दूसरी बात उसके साथ ये है कि अगर इनको पब्लिक का पैसा मिलेगा तो इनको दूसरे स्रोत से पैसा लेने की इजाजत नहीं होगी। ये नहीं है कि ये भी ले लो और वो भी ले लो। पहले तो ये पता लगे कि कितना खर्चा होता है। एक संसद सदस्य से पहले वो मंत्री भी थे, उनका देहावसान हो गया है, मुझे उनका नाम लेने में जरा झिझक है। उन्होंने एक पब्लिक मीटिंग में कहा था कि उन्होंने लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपया खर्च किया। इलेक्शन एफिडेविट में 19 लाख लिखा हुआ था। तो जब इतनी डिस्पैरिटी है तो कैसे पता लगेगा? नहीं, इसमें एक मॉरल सवाल ये भी है कि जब कहना बड़ी आसान बात है कि फंड दे देना चाहिए। इसमें एक मॉरल सवाल ये भी है कि जब पब्लिक का पैसा इतना है और जरूरतें इतनी है पूरे देश में, तो हम किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को कम पैसे देकर क्या पार्टियों को चुनाव लड़ने के लिए पैसे दें? ये एक एथिकल सवाल भी उठता है। जीवीएल नरसिम्हा राव जी, क्या इसका असली समाधान यही है कि पार्टियां अपने बही खाते खोल दे पब्लिक स्क्रूटनी के लिए और वो किसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी को दिया जाए ताकि उसका गैर इस्तेमाल ना हो, और आरटीआई एक्ट के दायरे में आने को वो तैयार हो जाए, तभी असली शुरुआत होगी? तमन्ना जी, दो तीन अलग अलग विषय आपने उठाया। जहां तक पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस को लेकर सवाल है, ये बहुत पिछले 2-3 दशक से अलग अलग कमिटियां इसकी सिफारिश इसको लेकर रिकमेंड किए हैं। पर लेकिन जहां तक मुझे ध्यान है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी इसके पक्षधर नहीं है। यदि आप जनता से एक्चुअली राय मांगे, मेरा ये आकलन है, मेरा ये अनुमान है कि मेरा ने कहा है, आपको शायद जानकारी नहीं है, उनसे जो इलेक्शन कमिश्नर्स ने उन्होंने कहा हम इसके पक्षधर नहीं है। सुन लीजिए प्लीज, मुझे कंप्लीट करने दीजिए। मेरा उनका एक, जहां तक उनके बयान है, वो लिखत में तो शायद नहीं है, बयान है, वो इनके पक्षधर नहीं थे। और आप जनता का राय मांगेंगे, ऐसा ही राय मिलेगा जो चोकर साहब अभी कह रहे थे। जनता कहेंगे तो हमारे पैसे से क्यों खर्च करना है चुनावों पे, लोगों को चंदा लेने दीजिए। इस प्रकार का जनता का भी विचार है, जहां तक मैं मेरा मूड असेस करता हूं। तो इसलिए एक पब्लिक फंडिंग ऑफ इलेक्शंस करके पॉलिटिकल पार्टीज पर फंड्स पर रोक लगाया जाए। आप इससे ज्यादा आप डोनेशन में रिसीव नहीं कर सकते हैं। एक तो ये हो सकता है, या बिल्कुल पब्लिक फंडिंग ना करें। अच्छा, इलेक्शंस में ज्यादा खर्च होता है, ये हर कोई अनुभव करता है, हर कोई इसको जानता है, बट लेकिन इसका क्या सिस्टम इवॉल्व हो। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पिछले 2 दशक से कितनी अच्छी काम कर रही है, उसकी सराहना जितना भी किया जाए कम है। इतनी सावधानी के बावजूद, इतनी सुपरविजन के बावजूद, सुपरिटेंडेंस के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रोक नहीं पा रही है, क्योंकि उनके पास मनी पावर का जो समस्या है, एक बड़ी समस्या है। उनके पास सुझाव देने की पावर है, उनके पास कोई दंड देने की पावर नहीं है। इलेक्शन नहीं, तब आप गलत समझ रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन के दौरान पूरा एडमिनिस्ट्रेशन उनके दायरे में काम करता है, उनकी सुपरविजन है। उन्होंने एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को कई सालों से, लगभग 1 दशक से उनको चुनाव में इन्वॉल्व करते हैं, उसके बावजूद सही आकलन नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब उसमें चैलेंजेस हैं, और इसकी क्या समाधान, क्या किस प्रकार का
किस प्रकार का इसका समाधान हो सकता है, उसको पॉजिटिव तरीके से हमें सोचना चाहिए। इलेक्शन बेस्ट इंटेंशन के बावजूद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा इस विषय में नहीं कर पाई है। तो कौन छापे करेगा? मारने के ये सवाल बावजूद है संजय सैकड़ों सिंह जी। करोड़ को। संजय सिंह जी, अपने बजट स्पीच में वित्त मंत्री जेटली जी ने बहुत ही डिटेल में बताया था कि किस तरह से टैक्स से बचते हैं लोग इस देश में। उन्होंने फॉर एग्जाम्पल बताया था कि 5 लाख रुपए से ऊपर अपनी आय बताने वाले सिर्फ 76 लाख लोग हैं। और फिर उन्होंने कंपेयर किया कि 10 लाख रुपए के ऊपर कौन अपनी आय बताते हैं, कितने लोग, लेकिन कितनी गाड़ियां बिकती हैं, कितनी लग्जरी कारें बिकती हैं। उसी तरह से जब ये फिगर आ रहे हैं कि कितना खर्च हुआ, फॉर एग्जाम्पल 2014 के लोकसभा चुनाव में या किसी एक चुनाव में, हर पार्टी कहती है कि हमने तो पूरा ब्यौरा दे दिया है, लेकिन आंखों से दिखता है कि ज्यादा खर्च हो रहा है। इनको पकड़ा कैसे जाए? तमन्ना, जो ब्यौरा दिया जाता है और जो ब्यौरा होता है उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वो कंप्लीटली हिपोक्रिटिकल मामला होता है। अभी हम लग रहा है जैसे श्रवण वचन हर पार्टी के जो नेता हैं उनसे हम सुन रहे हैं और वास्तविकता कुछ और है। अगर जो आप फिगर बता रही और जो भी मतलब हमारे जैसे जो टैक्स पेयर हैं जिनके टीडीएस हर महीने जाता है, आप वो जो पब्लिक फंडिंग की बात कर रही हैं, जो नेशनल कॉर्पस की बात रंजीता रंजन जी कर रही हैं, वो सरकार में उन्होंने कभी नहीं करी। आप उसकी बात करिए, आज कोई सरकार बात करे और देखिए लोगों के बीच में विद्रोह हो जाएगा इसको लेकर के। क्योंकि आज के डेट में अगर सबसे लो स्टॉक वो राजनेता की है पब्लिक क्रेडिबिलिटी में, वो नहीं राय हो सकती है, लेकिन आप जितना स्ट्रांगली एडवोकेट कर रही हैं, ये अगर कांग्रेस सत्ता में थी याद आती तो बहुत अच्छा होता देश के लिए, क्योंकि आपने बहुत समय में रूल किया है इस देश को। मैं ये कह रहा हूं कि आज आप इस बारे में चर्चा कीजिए, किसी ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से एक नया सेस लगाइए कि राजनेताओं की फंडिंग के लिए, क्योंकि देखिए एज इट इज इस देश की जनता हर चुनाव के लिए फंड कर रही है। इतने सारे बाई इलेक्शन होते हैं हमारे देश में, एक नेता 2 जगह से क्यों चुनाव लड़ता है? उसका जो बाई इलेक्शन होता है उसका खर्चा कौन वहन करता है? हम करते हैं। हर महीने, हर 6 महीने पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई चुनाव है। इतना सारा तंत्र यहाँ से वहां मूव करता है, कौन पे करता है? हम पे करते हैं, कोई और तो पे करता नहीं है। देखिए, और उसमें अच्छा, और इसके ऊपर एक और चुनाव सेस आ जाए तो मुझे नहीं पता किस तरह का गुस्सा होगा लोगों के मन में। कांग्रेस को फंड करने के लिए, बीजेपी को फंड करने के लिए, बसपा को फंड करने के लिए वो एक सेस आ जाए और इनकी वोट के प्रतिशत के आधार पे मान लीजिए कि कल को पार्टी की सत्ता बदल जाती है, उसके ज्यादा संख्या में आ जाते हैं नंबर, तो कैसे होगा? मतलब ये इतना ह्यूजली कॉम्प्लिकेटेड चीज है जो पे कमीशन से भी बड़ा पे कमीशन होगा। मुझे मैं इस थॉट के ही खिलाफ हूँ। ओके, रंजीता रंजन कम समय है तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ। रंजीता रंजन, केसी त्यागी और संजीव मिश्रा का प्लीज कम समय में जवाब दीजिए। एक ही सवाल है, क्या आरटीआई के दायरे में आने के लिए आपकी पार्टियां तैयार हैं और क्या आप अपने पूरे अकाउंट्स का ऑडिट कराने के लिए तैयार है किसी थर्ड पार्टी से? रंजीता रंजन, पहले आप। तमन्ना जी, प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा, ये इतना आसानी से देने वाला जवाब नहीं है। मैं सिर्फ एक बात बोलूंगी, अगर ये चर्चा करनी है तो हर व्यक्ति को यहाँ डिस्कशन करने वाले को ब्रॉड होना पड़ेगा। और मैं फिर ये कहूंगी, अगर सही में आप पॉलिटिकल करप्शन को दूर करना चाहते हो तो सोशल मीडिया का खर्च, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खर्च, प्रिंट मीडिया का खर्च, आपकी गाड़ियां, आपके हेलीकॉप्टर और जो करप्शन लोगों को बांटने में है, क्या सब लोग आरटीआई के दायरे में आएंगे? क्या चैनल बिकना बंद हो जाएंगे? क्या प्रिंट मीडिया बिकना बंद हो जाएगा? प्लीज 1 मिनट तमन्ना जी, प्लीज। नहीं, आई हैव लिमिटेड टाइम मैम, इसलिए आपको जल्दी में रैप करना होगा। प्लीज तमन्ना जी, प्लीज। हाँ या ना, आप इसको कंसिडर करने को तैयार है या नहीं? इट इज वेरी सीरियस। तो व्हाई ओनली पॉलिटिकल पार्टी? आज जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये आप देखिए ना, इतना कन्वीनियंट है, जैसे ही नेताओं को सवाल पूछा जाता है। आप चिल्ला क्यों रही है मैम? आपका माइक यहाँ पर है, साफ आपकी आवाज आ रही है। रंजीता जी, सुनिए, आप चिल्ला क्यों रही है? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को नहीं खरीदा जाता, प्लीज तमन्ना जी। ओके, केसी त्यागी जी, लास्ट लाइन आपको। ऐसा क्यों है कि जब भी कोई टफ सवाल पूछा जाता है तो नेता कहते हैं पहले चुनाव आयोग, पहले वो करे, पहले ये करे, फिर हम करें? केसी त्यागी जी, लास्ट लाइन आपको, फिर मुझे बंद करना है शो। जी केसी त्यागी जी, प्लीज 1 मिनट। रंजीता जी, आप काम डाउन। केसी त्यागी जी। तमन्ना जी, मुझे भी समय दीजिए भाई। जी केसी त्यागी जी, बोलिए सर। तमन्ना जी, जो पार्टी अपनी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में, पदाधिकारियों की बैठक में और कोर कमेटी की बैठक में
जो राजनीतिक रणनीति अपने विरोधी दल से निपटने के लिए बनाती है उसको आरटीआई में शामिल ना किया जाए। बाकी जो खर्चे हैं उसका ऑडिट सीएजी जैसी कोई संस्था करे, हमारी पार्टी को कोई ऐतराज नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, बढ़िया, आई एम सॉरी, मुझे वहां पर खत्म करना होगा। संजीव मिश्रा जी, मैं उम्मीद कर रही हूं कि आपकी पार्टी भी इस तरह के शर्तों के साथ तैयार है। जीवीएल नरसिम्हा, आपकी पार्टी भी इसके लिए तैयार होंगी कि आपकी स्ट्रेटेजी कोई और ना जान सके। ये तो फेयर बात है, लेकिन आप पैसा कहां से लाते और कहां खर्च करते हैं और कौन देता है, ये तो जनता को जानने का हक है ही। हमने पूछा कि क्या चुनावी चंदे पर सख्ती से एक बात बनेगी। 50-50 है आपकी राय। हम उम्मीद करते हैं कि बस ये शुरुआत ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज हमारे साथ आवाज अड्डा में जुड़ने के लिए। नमस्कार।